अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 24 घंटे से ज्यादा का विकसित भारत 2047 की बड़ी मैराथन परिचर्चा पूरी हो गई। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में जबरदस्त वाद विवाद संवाद सब कुछ हुआ। यह शायद पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों इस बार बड़े गंभीर दिखे और सदन में जो चर्चा हुई उस चर्चा से उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता निकला या नहीं निकला। लेकिन एक बात इसमें तय है कि इस बार बड़ी गंभीरता से सभी विधायकों ने अपने अपने पक्ष को रोड मैप को जैसे प्रस्तुत किया है। ये एक अच्छी पहल है। मैं चाहूंगा कि इसको विधानसभा हर साल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करे जहां 24 घंटे सदन चले और सिर्फ विकास पर बात होनी चाहिए। आज चर्चा इसी विषय की कि सदन के भीतर क्या कुछ 24 घंटों में हुआ और यूपी को क्या हासिल हुआ। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 24 घंटे जो कुछ भी परिचर्चा चली आज उसका समापन हो गया। ये उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए इस तरह की अभिनव पहल होती रहनी चाहिए। विपक्ष की भी सराहना की जानी चाहिए। उसने जितनी गंभीरता से इस परिचर्चा में शिरकत की, भाग लिया, यह दिखाता है कि हमारी डेमोक्रेसी, कम से कम हम उत्तर प्रदेश के लिए कह सकते हैं, बड़ी वर्सटाइल डेमोक्रेसी है उत्तर प्रदेश की, जहां की सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। तो आज क्या हुआ 2.5 घंटे मुख्यमंत्री की स्पीच में? क्या खास बात उन्होंने कही? जब मुख्यमंत्री की स्पीच होती है, जिन्हें नेता सदन कहा जाता है, तो सरकार का एक रोड मैप मिलता है, सरकार का एक विजन डॉक्यूमेंट मिलता है, जिससे पता चलता है सरकार विकास के बारे में क्या सोच रही है, धारणा क्या है सरकार की, चाहती क्या सरकार अगले 5 साल में, अगले 3 साल में, अगले 20-22 सालों में सरकार के पास क्या विजन है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। कोई कम्युनल बात नहीं, कोई उन्माद की बात नहीं, हिंदू मुसलमान की बात को कम से कम, मंदिर मस्जिद का मुद्दे भी कम आए, वो वाली आक्रामकता भी नहीं दिखी। आज मुख्यमंत्री की स्पीच में डेवलपमेंट की बातें ज्यादा थी कि क्या हमने अचीव किया है, कहां से हमको सरकार मिली थी, उस वक्त क्या स्थिति थी और इन 8 सालों में हमने क्या किया है और नेक्स्ट 10-15 सालों में अगर हम लोग की सरकार रहती तो हमें ये करना है। जो उन्होंने विजन और खाका प्रस्तुत किया है, क्या वो उत्तर प्रदेश के लिए पर्याप्त है, क्या वो सही है? और पिछले 8 सालों में नेतृत्व उनके हाथ में है, तो क्या उत्तर प्रदेश ने वो सफलताएं, वो कीर्तिमान स्थापित किए हैं? उन अपेक्षाओं पर क्या ये सरकार खरी उतरी है जिन अपेक्षाओं के तहत इस सरकार को बनाया गया था, जनता ने चुना था? जब हम विकास और डेवलपमेंट की बात करते हैं बहनों भाइयों, लेकिन राजनीति इससे इतर नहीं हो सकती है। घूम फिरकर बात राजनीतिक तौर पर आ ही जाती है। विकास एक आवरण हो सकता है, कवर पेज हो सकता है, लेकिन पूरी पुस्तक नहीं हो सकती। यही डेमोक्रेसी खास तौर पर भारत की और इस राज्य की हमें सिखाती है। तो घूम फिरकर बात, आपसी वाद विवाद, एक दूसरे पर आक्रमण, इससे शुरू हुई। लेकिन इस रोड मैप ने योगी आदित्यनाथ को क्या दिया? उन्होंने प्रदेश को क्या दिया? उनके पास क्या खाका था? राजनीतिक तौर पर भी आज अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीतिक विचारधारा से परे जाकर मुलायम सिंह यादव की तारीफ कर डाली और कहा वो भोले भाले थे। शिवपाल यादव को सराहा, लेकिन अखिलेश यादव को घेरने में कोई कमी नहीं की। इंडिविजुअल को तो सराहा, लेकिन पार्टी को अटैक भी किया। और जब ये सब कुछ चल रहा था और मुख्यमंत्री की स्पीच खत्म होती है, अचानक से एक बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। पूजा पाल को समाजवादी पार्टी अपने दल से बर्खास्त कर देती है, निष्कासित कर देती है और इसकी सूचना प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को भेज दी जाती है। पूजा पाल क्यों निकाली गई? पूजा पाल तो तब भी नहीं निकाली गई थी जब वो उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की। तो ऐसा क्या कर दिया? तो पूजा पाल ने स्पीच दी कल विकसित भारत पे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सराहना की अतीक अहमद वाले मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में। अब उनके निकाले जाते ही हंगामा हो गया। तो मुख्यमंत्री की जो 2.5 घंटे की स्पीच थी और पूजा पाल का मसला, ये बराबर चलने लगा। सनातन की बात जहां शुरू हुई थी, विकास की बात शुरू हुई थी, पीडीए की बात चल रही थी, वो बात चली गई पूजा पाल तक। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का जो विजन डॉक्यूमेंट है
उस विजन डॉक्यूमेंट को अब सरकार को, और सत्ता पक्ष दोनों की बातें हो गई हैं, इस विजन डॉक्यूमेंट को पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, इसे सार्वजनिक करना चाहिए और उसको इस फॉर्मेट में रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों तक पता चले कि राज्य की सरकार क्या चाहती है, उसके पास क्या विजन है और उसको इंप्लीमेंट कैसे करेगी, और अपोजिशन के पास क्या मुद्दे हैं, वो किस तरह से विकास कार्यक्रम चाहते हैं। राजनीति से इतर विकास कार्यक्रमों पर इस तरह की चर्चाएं बेहद आवश्यक हैं। लेकिन पिछले जो 24 घंटे सदन चला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्ता पक्ष के पास जितने तीर थे, विपक्ष ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर मुकाबला लिया और 19-20 का मुकाबला रहा हो, लेकिन कमजोर कोई नहीं पड़ा। मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट आज सुन लें आप, उसके बाद हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हर जगह योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि समावेशी और समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। डबल इंजन की सरकार ने कानून का राज स्थापित, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस, उद्योगों के लिए सुरक्षित वातावरण और निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन, जल थल नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो से जुड़ा, किसानों के खातों में सीधे सहायता जाना, युवाओं के हाथों में कौशल और रोजगार, सरकारी नौकरी हो या लाभार्थी परक योजनाओं का क्रियान्वयन बिना भेदभाव और बिना तुष्टीकरण के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदलने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन की है। ये सरकार विकास के खिलाफ है, ये इनका कोई विजन नहीं है। इनका एक ही विजन है, लूटो, पैसा कमाओ, चंदा वसूली करो, यही इनका विजन है। और उसका उदाहरण है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना एक्सप्रेसवे जो बनाया लिंक, वो आज गड्ढे गड्ढे हो गया है। तो ये सरकार केवल महंगाई बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, रोजगार छीन रही है। और इन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए हैं, इन्वेस्टमेंट आए। जब विजन ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा? कोई उद्योगपति क्यों पैसा लगाएगा? आपके अधिकारी पैसे वसूल लें। पिछले 2 दिनों से हम लोग फोकस हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और मुख्य बिंदु यही होना चाहिए, क्योंकि अंत में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बुनियादी ढांचा बेहतर चाहिए, सड़कें चाहिए, उनको बेसिक ज़रूरतें उनकी पूरी होनी चाहिए। चर्चा इस बात पर ज़रूर होनी चाहिए। संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंधवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। संजय निषाद जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है आपसे, इन 24 घंटे में आपकी सरकार ने क्या हासिल किया? देखिए, पहले तो मैं मोदी जी के उस विजन को, माननीय योगी जी के द्वारा जो सबसे पहला प्रदेश था कि जो सशक्त भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो और विकसित भारत हो, उसमें उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। और बड़ा राज्य भी जब विकसित होगा और सशक्त होगा और आत्मनिर्भर होगा तभी संभव है। जो उन्होंने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का था, जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया, तो उसमें हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें मेरा विभाग भी शामिल है। और जिसमें हम अपने तरफ से हमारे विभाग का जो ग्रोथ रेट है वो 27% है और हमने उसमें अचीवमेंट किया है कि उत्तर प्रदेश जो है मत्स्य उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान का हमें खिताब मिला।
और इससे पहले भी होता था, और ज़्यादातर पहले 80% मछली दूसरे प्रदेश से आती थी। अभी कम से कम हमें ज़्यादातर हम जितना अभी हमारे 20% और आ रही है, लेकिन हमारे लोग जो पश्चिम के लोग हैं उतना दूसरे प्रदेशों में कर रहे हैं। तो ये जो हर विभागों के हर इनके तरफ से भी, सपा के तरफ से भी, विपक्ष के तरफ से भी तमाम सुझाव आए थे। उत्तर प्रदेश बेहतर प्रदेश कैसे बने, आगे कैसे काम हो, और उस पर विजन सबके लिए गए हैं और उस पर अब जनता में जाएगा। सिर्फ चर्चा ही करेंगे या काम भी करके दिखाएंगे? अभी जो काम हुआ आखिर जब तक इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसका रोड मैप भी तो दीजिए। देखिए, कहते हैं प्लानिंग बिफोर प्रोग्राम। अगर हम कोई प्रोग्राम रखें तो उसके पहले प्लानिंग करेंगे तो क्या होनी, सोच पर निर्भर करता है ना। जैसे सोच नहीं रहेगी कि हमें क्या चाहिए, अगर 25 करोड़ की आबादी को हम हाईटेक नहीं करेंगे, जब तक जैसे टेक्नोलॉजी आएगी तो हम जो परंपरागत चीज़ें होती हैं उसमें हमें हाईटेक करना है, तो सोचेंगे तभी हाईटेक होंगे। ये कमरे में बैठकर ये विजन डॉक्यूमेंट लिख लिया गया या सबकी सलाह ली कमरे गई? में होते तो मुझे आज पूरा के- कर लेने दें अपना सवाल। या लोगों से, इंटेलेक्चुअल से, आम जनता से भी कोई फीडबैक लिया है? अभी उसका दूसरा स्टेप अभी ये हुआ कि सदन में भले जनप्रतिनिधियों चर्चा हो, पक्ष विपक्ष के 24 घंटे, उसके बाद अब जाएगा जो है कम से कम इंटेलेक्चुअल क्लास होंगे, डॉक्टर इंजीनियर होंगे, समाज सेवी होंगे, जो भी उस कृषि क्षेत्र के होंगे, वैज्ञानिक क्षेत्र होंगे, इनके पास जाएगा और लगभग जनता में भी जाएगा, उस पर राय होगा, फिर उसको पर रखा जाएगा। पूजा पाल को निकाल दिया सपा ने? अब इसका तो चूँकि कोई अब पूजा पाल के उस बयान से लगता है इनको हुआ कि जो जिसके पति के साथ जो घटनाएं हुई हैं, और घटना में उनके पति के जो एलिगेटेड लोग थे उनको जो है जो भी सजा अच्छा, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि जिन्होंने फूलन देवी की हत्या की, जिन लोगों ने, संजय निषाद उनके साथ खड़े हैं। ऐसा तो कभी हमसे तो मेरे बगल में कभी मेरा मुलाकात हुई नहीं, हमने कभी न चर्चा न चेहरा देखते हैं, लेकिन लोग आज के दिन में जब भी वो आदमी हमारे फूलन देवी के क्षेत्र में कहीं कार्यक्रम लगाता है, लगाने की कोशिश करता है, तो हमारे लोग पूरा विरोध करते हैं कि ऐसे लोग आएंगे तो डीएम को खुद ही मना करना पड़ता है कि जिस व्यक्ति ने गया है। लेकिन मारने वाले से ज़्यादा ये जाँच का विषय मैं किसी को देखिए, कहते हैं लोग खुद उस पर उतर जाते हैं। जब मैं बोलता हूँ सदन में, आज ऐसे बोलता हूँ तो जैसे हम तो कभी तो आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि विकास होगा उत्तर प्रदेश में? नहीं, निश्चित रूप से होगा। हमने तो अपने विभाग में करके देखा, जो अस विभाग था उसको तो उपेक्षित विभाग का समझा जाता था, लेकिन जो हमें 2 साल में मिला तो अपने विभाग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं मनीष शुक्ला को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मनीष जी, स्वागत है आपका। डेवलपमेंट पर जब बात हो रही है तो समग्रता के साथ क्या सबके विचारों को सम्मिलित किया गया, या फिर ये भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था जो सदन में पढ़ा गया? नहीं ब्रजेश जी, भारत विकसित हो इसके लिए आपको कम से कम 11 साल पहले चलना पड़ेगा, जब 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के नाते से पूरे देश में रैलियां कर रहे थे। आपको ध्यान में होगा, निश्चित ध्यान में होगा, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, नज़र रहती है आपकी। तो मोदी जी ने कहा था कि संपूर्ण भारत का विकास तभी संभव है जब पश्चिम भारत की तरह पूर्वी भारत का विकास हो, अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल का विकास हो। और आपने देखा होगा 11 सालों में हमारी केंद्र की सरकार का ये विजन रहा है, ये दृष्टि रही है कि पूरब के क्षेत्रों में भी औद्योगिकीकरण हो, उद्योग लगे, जिससे रोजगार का सृजन हो। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और डबल इंजन की सरकार बनी, तो उत्तर प्रदेश में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ जो विकास के लिए आवश्यक है। और एक बात स्पष्ट है कि अगर आपको देश को विकसित करना है तो उत्तर प्रदेश जो 25 करोड़ की जनता वाला प्रदेश है, जनसंख्या वाला प्रदेश है, उसके विकास के बिना आप भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए 8 सालों में उत्तर प्रदेश में आमूलचूल विकास हुआ। और ये जो 24 घंटे विधानसभा चली, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं आदरणीय योगी जी, सतीश महाना जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और विपक्ष के भी लोग या जो हमारे सहयोगी दल के लोग हैं जिन्होंने एक अपना विचार, अपना विजन रखा। विपक्ष ने आपको सहयोग किया? नहीं, ठीक है, देखिए डिबेट, हम लोग तो लोकतांत्रिक लोग हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि सदन चले, सदन में, और सदन चलना तो सबसे ज़्यादा विपक्ष के लिए आवश्यक होता है। इसलिए आवश्यक होता है कि वो अपनी बातों को ज़्यादा अच्छी तरह से रख सकता है, इंप्लीमेंट करवा सकता है विधानसभा के माध्यम से।
मीडिया में क्योंकि- चर्चा विपक्ष भारी पड़ गया डिबेट में आपके नहीं, ऊपर। वो तो देखिए मीडिया की चर्चा और आप जो भी कहना चाहेंगे, उनके स्टेटमेंट ज्यादा मैं वायरल हो तो रहे उस हैं। विषय पे आना चाहता हूं कि हमने जो 17 से और 25 के बीच 8 सालों में जो उपलब्धियां रही हैं, 17 से और 25 के बाद 47 तक उत्तर प्रदेश उस जगह पर खड़ा हो जिससे भारत का ग्रोथ इंजन बने जी। और भारत पूरे विश्व में जिस तरीके से चौथी अर्थव्यवस्था है और आगे भी बढ़े। तो इसके आइए लिए- कुछ पॉलिटिकल बातें कर हाँ लेते जी। हैं। मुलायम सिंह यादव के ऊपर से बीजेपी ने यह दाग धो दिया कि वो कारसेवकों के हत्यारे थे, गोली चलवाई थी। नहीं, बीजेपी कौन होती है और कोई दल कौन सा होता है जो किसी का दाग धुलेगा। जो चीज इतिहास में लिख गया, मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के खून से होली खेली थी, खून उनका बहाया था सरयू में और राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये कटु सत्य है और ये इतिहास में दर्ज है। और मैं आपको आज मुख्यमंत्री का वो स्टेटमेंट बताना चाहता हूं। समय समय पे समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन सर, के मेरी बात सुन लोग लें। अपनी राम विरोधी चेहरा सामने लाते हैं। आज मुख्यमंत्री ने सदन में कहा अब ये ऐतिहासिक दस्तावेज है, इसको बदला नहीं जा सकता, अब बयान बदला जा सकता है। उन्होंने कहा नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव भोले भाले थे, उनको बदनाम किया गया। नहीं, उन्होंने उनका रेफरेंस भी It's a आप बता clear- दीजिए ब्रजेश जी। ये भोले भाले थे और बदनाम आधा किया बयान गया। नहीं। Correct, यही बोला था ना? उन्होंने किस रेफरेंस में कहा ये भी आप बता दीजिए। आप अगर किसी को नहीं, आप नहीं, भोला नहीं। भाला कह रहे हैं नहीं, सर, ठीक मैं है। बीच में नहीं सर। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, पूरे अधिकार के साथ जो बातें मैंने कही मैं उस पर तो सर मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट फिर बीजेपी के स्टेटमेंट से अलग है। रेफरेंस में कहा है वो उसको भी उल्लेख सर, करना रेफरेंस चाहिए कोई हो, आपको। अगर आप मुझे नहीं, एक अच्छा आदमी का, नहीं, हर भोले आदमी का क्लीन चिट दे रहे हैं, हर व्यक्ति तो के मैं बोला हूं फिर। हर व्यक्ति के अपने पहलू होते हैं। Okay, now ठीक है, next question. लेकिन राम भक्तों के हत्यारे थे, इस पे मैं डिग हूं। सर लेकिन मुख्यमंत्री उनको भोला भाला आदमी नहीं नहीं, मुख्यमंत्री जी से अगर उस घटना को पूछेंगे तो भी कहेंगे कि ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा पाल बीजेपी कब ज्वाइन कर रही हैं? ब्रजेश जी, आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है इस मामले में कि एक अति पिछड़े समाज की महिला विधायक, विधवा विधायक, जिसके पति को, और आप कौशाम्बी के रहने वाले हैं, आपको ध्यान में हाँ, भी हमारे होगा जिले से ही वो विधायक कि हैं, चाइल्ड से। 20 किलोमीटर दौड़ा कर गोलियों से राजूपाल को छलनी किया गया। तत्कालीन आताताई सरकार ने उसके शव को भी उसके परिवार को नहीं सौंपा। और उस दर्द को जब एक विधवा ने सदन में व्यक्त किया और कहा कि इन्होंने न्याय दिया, कहने मात्र से उसकी बर्खास्तगी ये सिद्ध करती है कि सपा की माफियाओं से जो संधि है उसका वो प्रकटीकरण एक बार हुआ है। एक बार फिर संदेश गया है कि समाजवादी पार्टी में पीडीए से पी, पिछड़ा और दलित डिलीट हो गया है। केवल मुसलमान और मुसलमानों में अपराधी समाजवादी पार्टी के नाउ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूजा पाल बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं? अब ये तो पूजा पाल बताएंगी। ओके, ऑलराइट। मैं उदयवीर सिंह को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उदयवीर जी, स्वागत आपका। भारत के और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आप लार्जेस्ट अपोजिशन है, आपका कोई विजन है? हमने तो काम करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में जो भी रास्ता विकास का भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत फॉलो कर पाई है, वो वही काम है जो अखिलेश यादव जी ने शुरू किए थे। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, पावर जनरेशन कुछ किया नहीं, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अभी बुंदेलखंड टूटा था, अभी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस टूट गया, और प्रधानमंत्री से उद्घाटन करा लेते हैं। इन जो औद्योगिक विकास का विभाग है उसमें जो रिश्वतखोरी के आरोप हैं वो सब आईएएस अधिकारी नहीं पकड़े जा रहे, हत्या कराने वाले आईपीएस नहीं पकड़े जा रहे, आराम से चल रहा है, कुटुंब परिवार चला रहा है। इसलिए थोड़ा बहुत नाराज होके, कुटुंब परिवार ये क्या है? वो सब जानते हैं, आप भी मैं जानते नहीं हैं। जानता। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अच्छा, मैं बोला कुटुंब परिवार, मैं बोला शुक्ला जी से पूछिएगा, मेरा विषय नहीं है। बहुत सारे सवाल मेरे लिए आ गए हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। हाँ प्लीज बोलिए। नेताजी भोले व्यक्ति थे, क्योंकि जिसने अयोध्या में गोली चलाई वो राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष है। कौन था वो आईएएस अधिकारी? पूछिए शुक्ला जी से, उस समय जिसके आदेश से गोली चली थी। तो नेताजी हत्यारे थे, जो गोली की चलाने का आदेश दे रहा था वो तो राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष है। तो नेताजी भोले तो थे ही, जो सारा आरोप अपनी छाती पे ले रहे हैं। और जिसने गोली चलाने का आदेश दिया वो इनके सर पे बैठा है। परमिशन लेते होंगे नमस्ते करने के लिए भगवान श्री राम से ये लोग। एक दूसरी बात, भ्रष्टाचार का तो कोई पूरे प्रदेश में बोलबाला है, कोई वो रोकने टोकने वाला नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपसे छूट गई। हम लोगों ने ये कहा था विजन की बात तो तब करना, पहले जो वादे किए तो उनकी बात तो कर लो। जो आपने किया उस पर क्या किया?
आपने इतने वादे किए थे, नोटबंदी, काला धन, विश्वविद्यालय का में आरक्षित पद, आरक्षण, सामाजिक न्याय। अरे भाई, नेता विरोधी दल को ने जब ये मुद्दा उठाया कि गोरखपुर में मेरे साथ मेरा अपमान किया गया, आपके दल के लोगों ने मेरा रास्ता रोका, मेरी गाड़ी को पीटा पूर्व प्रोग्राम होने के बाद, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो तो आप थे इसलिए वापस आ गए, कोई और होता तो उसकी और भी खातिर होती। मुख्यमंत्री ने तो उनको मुर्गा भी ये कहा। क्या किया आप नहीं, लोगों ने? सुनिए, हम क्या करेंगे, वो तो प्रदेश की जनता मुर्गा सुनती- कहा। सुनिए, सदन के अंदर यही कहा था ना? भारतीय जनता पार्टी का सदन के अंदर बहुमत है। उस बहुमत में आप हल्ला करके कुछ भी कहलवा लें अपने पीछे विधायक बिठा के, जनता सुनती है। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर मारपीट और इंतजाम और उसका धमकी दी, एक। दूसरी बात, जब सुरेश खन्ना जी नाम बताने लगे फतेहपुर में आरोपियों के, उनकी जाति, धर्म और पार्टी के आधार पे, मुख्यमंत्री ने कहा कोई जरूरत नहीं नाम बताने की। क्लिपिंग निकाल लीजिए, उनके नाम हैं, मुख्यमंत्री ने कहा क्या जरूरत है। अगर गोमती नगर की घटना में 11 अपराधी में एक यादव होता है तो उसका नाम मुख्यमंत्री सदन में बताते हैं। और यहां अब आते हैं क्वेश्चन। सुनिए, रुक जाइए, मैं पूरी बात सर 10 सेकंड कंप्लीट करो फिर सवाल। हाँ, तो इसके बाद बात आती है कि जो और बातें आप पूछ रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने सवाल किया, सदन के अंदर भी किया, यहाँ भी किया, तो मैं उनकी राय, इसमें अपनी राय मिला देना चाहता हूँ निषाद जी के साथ। हाँ। मिल गए हो क्या? मैं कह रहा हूँ, हम सुन लीजिए, गंभीर, मुस्कुराइए मत, गंभीर प्रश्न है ये। पहले ये कहें कि 2001 में हत्या हुई, उस समय उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह की सरकार थी, दिल्ली में अटल जी की सरकार थी। पहले कहें दोनों सरकारों ने गलत जांच की, उसमें सही जांच नहीं हुई, ये कहें भाजपा की सरकार ने। दूसरी बात कहें सीबीआई जांच होनी चाहिए, कहें मैं इनकी आवाज में आवाज मिला रहा हूं कि सीबीआई जांच। अब मेरा पहला सवाल है जांच होनी चाहिए, और अगर जांच नहीं हो पाती है ओके, तो आप मंत्री न मुझे एक बात बताएं, इस्तीफा दें मंत्री पद से। आप मुझे बताएं कि पूजा पाल को आपने तब आपकी पार्टी ने नहीं निकाला जब राज्यसभा में चुनाव के दौरान उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, खुल के वो दूसरे पक्ष के साथ रहे, आज क्यों निकाला? आधा सवाल का जवाब आपने दे दिया, आधा सवाल आपने दे आज दिया। क्यों निकाला? हाँ, बता रहे हैं। 7 लोगों ने मतदान किया था खिलाफ, 3 लोग निकाले गए थे, वो जो बहुत आगे जा चुके हैं, जिनको कहना है कि यही हमारा गहना है, यही हमारी पहचान है, हम भाजपा में सम्मिलित हैं। बाकी लोग ब्लैकमेल हुए, किसी कुछ मुकदमों के कारण, कुछ विवादित जमीनों के कारण, कुछ डर भय के कारण। तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम पीड़ित, शोषित, वंचित के साथ हैं, भले ही हमारे खिलाफ राज्यसभा में वोट कर दिया है, कोई बात नहीं, ये मजबूर हैं, लाचार हैं। अभी 3 लोग और हैं, उनको तो नहीं पूजा निकाला। पाल को क्यों निकाला आज? पूजा पाल, अरे जब पूजा पाल ने, पहली बात तो पूजा पाल ने सदन में कहा कि योगी जी ने मिट्टी मिला दिया, जबकि अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या की थी 2 अपराधियों ने, पुलिस ने तो मारा नहीं। तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जो छाती पीट रही है, माने पूजा पाल की बात कि ये बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री के आदेश पे हत्या की गई है, एक बात। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, दूसरी बात यह है कि पूजा पाल ने जब एक लाइन ले ली, पूजा पाल के पति की हत्या कब हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी में वो 19 में चुनाव लड़ने आई, वो टिकट लड़ रही थी, उन्होंने जो दूसरी शादी मतलब की आज है, उन्होंने ऑफिशियली अपना पक्ष क्लियर कर दिया, इसलिए आपने नहीं, निकाला? ऑफिशियली नहीं, आज उन्हें भाजपा ने मजबूर करके इस्तेमाल किया समाजवादी पार्टी को आरोपित कराने क्या के लिए। आपसे अगर उनकी यही राय थी समाजवादी नेता पार्टी के विपक्ष बारे से में, पूछकर तो ना उनको उन्हें- समय दिया गया था ना या उन्हें स्पीकर ने उनको डायरेक्ट बुला लिया? डायरेक्ट बुलाया? आपको नहीं पता था? नहीं, हम नारी सूची में उनका कोई नाम नहीं हो सकता, उनको डायरेक्ट बुलाया स्पीकर ने। थैंक यू स्पीकर सर, ने बहुत बुलवाया। शुक्रिया आपका। सुनिए, एक सर, धन्यवाद सर। 10 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं 2019 में वो पार्टी से टिकट लेने आई, उनको उन्नाव से टिकट दिया गया, उस समय पारिवारिक विवाद के कारण नहीं लड़ पाई। 2022 में चुनाव लड़ी, क्या उनको समाजवादी पार्टी थैंक यू सर, धन्यवाद। के बारे में पता नहीं था? बहुत शुक्रिया। तो ये भाजपा ने मजबूर मनीष होकर जी, बुलवाया, बहुत शुक्रिया, आरोपित कराने के धन्यवाद। लिए, और एक पीड़ित शोषित महिला को इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक। तो अभी भी आपकी सहानुभूति लग रही है मुझे। मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन पीड़ित भाजपा का शोषित- जो खराब चेहरा है वो बताना मेरी मनीष जी जिम्मेदारी को लाया जाए। सर उनको भी समय दें, आप बोलने दें मनीष जी की बारी। मनीष जी बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का एक संकल्प, एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर उत्तर प्रदेश में एक अच्छी पहल हुई, उस पर चर्चा हुई, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, इंडिपेंडेंट, सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे। क्या कांग्रेस इस तरह के विकासोन्मुख राजनीति को प्रेरित करती है? आप चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति को आगे बढ़े? हमें लगता है कि कांग्रेस इसी तरीके की राजनीति को
प्रेरित करती है। और हम तो योगी जी का लगातार तरीका आपको पसंद आया? योगी जी का, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, हमने कहा कांग्रेस इस तरह की राजनीति को प्रेरित करती है, बाकी बात आपने जोड़ी है। तो सवाल इस बात का है कि लेकिन वो जो विकासोन्मुख राजनीति है वो होगी कैसे? झूठे आंकड़ों से होगी। आपने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के नाम पर यह कहा कि साहब पिछले 5-6 सालों में लगभग 60 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन हो गया है। आप, मैं चैलेंज करता हूं इस चैनल से कि आप एक व्हाइट पेपर लेकर आइए कि एक्चुअली में ग्राउंड पर आया कितना। आपने दिखा तो दिया कि 60 लाख करोड़ रुपए का आया, लेकिन अब मैं चैलेंज करता हूं कि व्हाइट पेपर लाया, निवेश का व्हाइट पेपर चाहते हैं। हाँ, व्हाइट पेपर, बिल्कुल व्हाइट पेपर लाया जाए। दूसरी बात, अगर लखनऊ की बात करें, 2017 में पहला चरण मेट्रो का पूरा हो गया था। या डेवलपमेंट की बात करते हैं, 8 साल लग गया दूसरा चरण शुरू होने में। ये इनकी स्पीड है। और ये डेवलपमेंट की बात करेंगे। तीसरी बात, ये बात कर रहे हैं साहब वो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। पिछले 8 सालों में एक एवरेज ये दोगुनी कर पाए इकोनॉमी, 335 बिलियन के आसपास इकोनॉमी, यानी 3 गुना होनी है 1 ट्रिलियन के लिए। कैसे कर पाएंगे 3 साल में? कहां, उसका भी एक पेपर लाया जाए कि आप ये केवल ये हवा में मत मारिए कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे। बताइए कैसे करेंगे कि जब 2017 से 25 के बीच में आप मात्र दुगनी कर पाए इकोनॉमी को 8 साल में, तो आप 335 से 1 ट्रिलियन कैसे ले जाएंगे? जरा मंत्री जी ने बताया तो 25% का ग्रोथ दे रहे हैं। नहीं, ये इनके डिपार्टमेंट का होगा। यूपी की इकोनॉमी वैसे नहीं बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है यूपी की इकोनॉमी, और 24% पर साल से बढ़ेगी। तब सर बीच में नहीं, तब हम 1 ट्रिलियन कर पाएंगे। 1 मिनट, आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट यूपी में चरम पर है। ये आईएलओ का डेटा है। नीति आयोग सरकार का ही है, क्योंकि यहां भी भाजपा की सरकार है और वहां भी भाजपा की सरकार। किसका डेटा पढ़ रहे हो? अब मैं नीति आयोग का बता रहा हूं। नीति आयोग ने कहा 19 राज्यों का एक स्वास्थ्य, अगर गलत होगा तो दोबारा यहां नहीं आऊंगा। 19 राज्यों का एक सर्वे किया उन्होंने। बड़ा क्लेम कर रहे हो भाई, उन्होंने नहीं सर बीच में नहीं, 19 राज्यों का सर्वे किया उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में, और कहा यूपी 18वें नंबर पर है। ठीक है, और आप आइए, पर कैपिटा नेशनल इनकम का एवरेज क्या है? मनीष शुक्ला जी बैठे, अगर मैं गलत तो ना बताए, 1,84,205 रुपया नेशनल एवरेज है भारत का, और यूपी का कितना है? 94,000 रुपया। यानी आप नेशनल एवरेज पर भी नहीं है। तीसरी बात, रुक जाइए, पॉवर्टी में आप सिर्फ बिहार से ऊपर हैं। क्या बात कर रहे हैं? किस कहां से डेटा लाए हो? मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, जितनी ये सब रिकॉर्ड हो गया। हाँ, रिकॉर्ड है, सब रिकॉर्ड हो गया ना। आप सब चेक करा लीजिए। अगर एक डेटा गलत हो जाता आप बताइए मुझे। नहीं ठीक है, मुझे आप पर डाउट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल कंफर्मेशन चाहता हूं। तो सर अब सुनिए, 1 मिनट और रुकिए। आरबीआई का एक हैंडबुक आती है, उसने कहा कि 45.6% प्रेग्नेंट वुमेन और 5 साल से नीचे के 66% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। आरबीआई की हैंडबुक कह रही है। सवाल इस बात का है कि आप किस देश में रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं? आप क्या सिर्फ जबानी जमा खर्च करने के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं? डेवलपमेंट के तो आंकड़े ये हैं, स्थिति ये है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका जीवीए में जो हिस्सा है वो घटता जा रहा है। अच्छा, इसी से अब हमको यूपी को निकाल के तरक्की पे विकसित करना है। तो तरक्की पे आप तब कर पाएंगे जब अपनी नियत साफ करेंगे। आपकी नियत क्या है? नहीं सर, बीच में नहीं बोलो। आपकी नियत क्या है? आप सिर्फ अपने सहयोगी को नहीं बोलने दे रहे। आपकी नियत ये है कि आप लगातार सिर्फ कम्युनल जो सामाजिक सद्भाव उसको बिगाड़ रहे हैं। आज लेकिन योगी जी की बात आज मुझे नहीं गए, लेकिन 8 साल आप बात कर रहे हो, आज उनकी स्पीच बदली हुई थी। भाई आज बदली हुई थी ना, 8 साल से तो वही स्पीच रही है ना। 8 साल से इधर हल्का सा इधर उधर नहीं हुए हैं। तो सवाल इस बात का है कि आप जिस नियत से सरकार चला आज 80-20 थी उनकी स्पीच। 80% डेवलपमेंट पर बात थी, 20% में पॉलिटिकल। अच्छा, उनके खास कैरेक्टर हैं शिवपाल यादव चाचा। देखिए, उनका कोई मतलब जब तक आप बड़ी विशेष मोहब्बत है नहीं करेंगे और जब तक इस उससे बाहर नहीं आएंगे। दूसरा क्या है आपकी तानाशाही। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करूंगा। मैं आसिम वकार जी का रुख करता हूं, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जब इस देश की बात होती है, इस प्रदेश की बात हो, तो माइनॉरिटीज के मुद्दों पर भी उतनी ही खुली चर्चा होनी चाहिए, ताकि जब भारत विकसित हो, उत्तर प्रदेश विकसित हो, तो मुसलमानों को क्या मिल रहा है और क्या मिलना चाहिए, क्या उनके हक की बात सदन के भीतर हुई या नहीं हुई। बताइए आसिम वकार जी, क्या आपके कौम के हक की बात सदन में उठाई गई दोनों तरफ से या नहीं उठाई गई? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने मुसलमानों के हक की बात उठाई। और मुसलमानों के हक की बात उठाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, इतना बड़ा। अभी आप यहाँ बैठकर बात कर रहे थे विकसित भारत पर, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे मनीष भाई बोले। पूजा पाल पे कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो अगर कहिए तो मैं ही जवाब दे दूं सर। अरे अगर मेरे लिए कुछ और सवाल है तो बता दीजिए। सर बोलने दें उनको। नहीं, आप बोलने दें सर उनको। हाँ बोले सर। नहीं, कहाँ से विकसित भारत है सर? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, अभी सबसे सवाल
पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिएगा। आप बता रहे हैं विकसित भारत, अरे अपनी बात सर नहीं प्लीज 2014 दिसंबर में 50 रुपए से नीचे डॉलर था, डॉलर 50 रुपए से नीचे था, आज 83-84 रुपए में है, और आप विकसित हो गए। सर विकसित तब होगा जब डॉलर और रुपया बराबर होगा, मैं तब मानूंगा। और मैं समझता हूं यही परिभाषा है कि जब डॉलर और रुपया बराबर हो जाएगा तब विकसित मानिएगा अपने आप को, वरना आप हवा में कहते रहिए और लोग सुनते रहेंगे, खुश खुश होते रहिए। दूसरी बात, अभी आपने विकसित कहां हुआ, दूसरी पूजा पाल की बात आ रही है। सर वोट जो दिया था उसने क्रॉस वोटिंग की थी, बड़ा मसला नहीं था। मसला ये हो गया कि अगर निष्कासित ना करते तो आज और कल सुबह के अखबारों में सब ये खबर चल जाती कि समाजवादी पार्टी ने अतीक की और अशरफ की हत्या की समर्थन कर दिया। ये मैसेज न चलने पाए इसलिए पूजा पाल को निष्कासित किया गया है। समाजवादी पार्टी की विधायक थी, कैसे रोक लेते। और मैं सबसे पहली बात तो एक मैसेज दे दूं आपके चैनल पर कि ये जो आपने निष्कासित किया ये बड़ा मैटर नहीं है। आपने पूजा पाल को टिकट दिया था, ये गलती थी आपकी। आप जब टिकट ही ऐसे लोग को देंगे कि जो वक्त पड़ने पे भाग जाएं, तो इसमें उनकी क्या अरे तो गलती। इसका कौन सा टेस्ट है? कोई ऐसा टेस्ट होता है कि ये पता चले कि फलाने को दोगे तो नहीं भागेगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? सर सर फिर मैंने आपसे कह दिया कि जो लोग पॉलिटिक्स में हैं वो सब गारंटी ले लेते हैं, उनको सब पता होता है, उनके पास आंकड़े भी होते हैं, संभावनाएं भी होती हैं, दिशाएं भी होती हैं। और जिनके पास ये सब नहीं है तो फिर उनको क्या कहा जाए। आप यहां बैठकर बता रहे हैं मुसलमानों को, कौन से मुसलमानों के मुद्दे उठ रहे हैं? इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है SIR का, इस पर तो सर कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं। सर 11 मुसलमान विधायकों ने और मैं बता दूं अपोजिशन आपको, की तरफ से विधानसभा में पक्ष रखा। इकबाल महमूद ने रखा, महबूब अली ने रखा, शाहिद मंजूर ने रखा, कमाल ने रखा, सब ने तो बोला। तो क्या इतने में भी कौम की बात नहीं आई? सर आपने उनसे एक सवाल तो पूछा शुक्रिया कि आपने कौम की बात उठाई नहीं उठाई? उनका शुक्रिया नहीं, उन 11 के 11 विधायकों का तहे दिल से शुक्रिया, और पूरी कौम शुक्रगुजार है। लेकिन मसला यह है कि जो कौम के असली मुद्दे हैं, जिनसे कौम का फायदा हो सकता है, कौम के नौजवानों का फायदा हो सकता है, कौम की बच्चियों का फायदा हो सकता है, वो मुद्दे कहां उठाए गए? तो मतलब मुसलमान तो जो विधायक हैं समाजवादी समाजवादी पार्टी पार्टी के, ये कौम के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, वो सिर्फ आप उठा रहे हो। जो चुने हुए वो नहीं उठा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो? मुझे बताइए कौन, मुझे बताइए, नहीं तो मुझे बताइए ना, मैं बैठा हूं टीवी पर, आप बताइए कौन से मुद्दे उठाए थे? सर रफीक अंसारी ने बोला मुसलमानों के साथ जितनी ज्यादती हो रही है, शाहिद मंजूर ने बोला। सर आप सुनो तो सही सर उनको, आप सब पर इल्जाम लगा रहे हो सर। सर मसला यह है कि ये तो हम लोग भी बोलते हैं, ये तो पूरा देश बोल रहा है, ये तो हर सेकुलर आदमी बोल रहा है। आपने स्पेशली क्या उठाया मुद्दा जो सरकार से आपने आंख में आंख डाल के पूछा हो? ज्यादती तो पूरी दुनिया जानती है मुसलमानों के साथ हो रही है। लेकिन आपने सुना नया नहीं काम योगी आपने जी ने कौन क्या सा कहा? करना? आप शायद आपने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, उसमें आप भी शामिल हैं। क्या हुआ? सर अगर हम शामिल हैं तो हमारा विकास कहां है? दोस्त है हमारे। मुसलमानों के विकास की तो हत्या हो गई है। थैंक यू सर। दलितों के विकास की हत्या हो गई सर, बैकवर्ड्स के विकास की हत्या हो गई। हम मुसलमान, दलित और बैकवर्ड, ये तीन तो आज हाशिए पे खड़े हुए हैं। विकास किसका हुआ ये पूछ रहा हूं सर। आज मुलायम ना सिंह जी देश की का आत्मा विकास हुआ, बड़ी ना खुश समाज होगी का सर। विकास हुआ, आज ना उनको minority- फाइनली शांति मिली होगी। योगी जी ने उन्हें भोला भाला आदमी बताया और कहा बदनाम किया गया था उन्हें। तो वो भोले भाले थे तो खतरनाक कौन था? योगी जी को यह भी तो बताना चाहिए। अगर नेताजी भोले भाले थे तो वो जिसने गोली चलाई थी वो खतरनाक शरारती आदमी कौन था? थैंक यू सर, धन्यवाद। कोई तो होगा। अगर 92 में गोली चली है। थैंक यू सर। नहीं सर, अभी थैंक यू नहीं।
मैं ये तो तो- गुजारिश करूंगा कि पूरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब इस बात को पूछे कि अगर नेताजी भोले भाले थे तो वो खतरनाक शरारती और गोली चलाने वाला आदमी कौन था। अब मुझे आश्चर्य है सर, ये वाली लाइन मीडिया ने उठाई क्यों नहीं, भोले वाले वाली? ये बड़ी जबरदस्त लाइन थी सर, विचार पर एकदम यू टर्न था सर। मैं वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, आपको एक तो बहुत बधाई, आपने और आपकी टीम ने बहुत मेहनत की, रात भर आप लोगों ने जाग कर लाइव कवरेज कराया, जनता को अपडेट कराई सूचनाएं। तो अब ये बताइए 24 घंटे के बाद प्रदेश की जनता को क्या मिला? ब्रजेश जी देखिए, सत्र छोटा था लेकिन इस सत्र ने उपलब्धियां बड़ी हासिल की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी इस बात में कामयाब रहे कि उन्होंने विपक्ष को भी इस सत्र में साथ रखा। और ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनके दायित्व थे कि सबको साथ लेकर चलने का एक परंपरा जो निभाने की बात कही जाती रही है, वो इस सत्र में निभाई गई। अगर विपक्ष इस सत्र में ना रहता, वो बहिष्कार कर देता, तो फिर इसका मजा अधूरा रह जाता। हालांकि पहले समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार कर दिया था और बाद में पता नहीं कैसे मान गई, ये तो उदयवीर भाई बताएंगे कि कौन सा मैनेजमेंट हुआ। लेकिन जैसा भी हुआ ये सब ठीक हुआ। देखिए, योगी जी ने आज 24 घंटे के इस सत्र में ये दिखाया कि इस प्रदेश में एक मैसेज दिया जा सकता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर काम कर सकते हैं, सहयोग लिया जा सकता है। वो एक हिंदुत्व की छवि रखते हैं, लेकिन आज उन्होंने जब विजन डॉक्यूमेंट विकास पर बात करने की नौबत आई तो उन्होंने एक उदारवादी नेता के तौर पर, एक समझदार नेता के तौर पर सदन में अपनी बात रखी। ये जरूर है कि बीजेपी की सरकार में बहुत सारे मुस्लिमों के उत्पीड़न के आरोप लगते हैं, मस्जिदों पर हमले के आरोप लगते हैं। कई सारे नेताओं की चर्चा आई कि उनको आपने जेल में डाल रखा है, चाहे आजम खां हो या इरफान सोलंकी हो। लेकिन उन सब के इतर योगी ने आज अपने पूरे भाषण में 2047 तक के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की। देखिए, योगी आज मुख्यमंत्री हैं और 2047 22 साल बाद आएगा। वो ये भी जानते हैं कि सत्ताएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई विजन है, आप प्रदेश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं और आप 25-30 साल का कोई खाका लेकर आए हैं, तो ये अच्छी खबर है, अच्छी चीज़ है, इसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि यूपी जनसंख्या में बड़ा है, पोटेंशियल है, ताकत है, और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए ये एक अच्छी चीज़ है। वैसे वो खुद भी कल रात में भी गए थे उस सत्र में, तो ये सार्थक चर्चा उत्तर प्रदेश में सबको बहुत ज़्यादा लोगों को बोलने का मौका मिला है। और विपक्ष ने एक बार ये कहा भी कि देखो, आधी रात में विपक्ष जाग रहा है और सत्ता पर सो रहा है। एक मंत्री जी सो रहे थे। तो ये मुख्यमंत्री ने विपक्ष का इसीलिए आज आभार भी जताया है, और ये एक स्वस्थ परंपरा है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वैसे आज भाषा के स्तर पर भी योगी आदित्यनाथ ने सदन में अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया है। उन्होंने अच्छा, इस बार स्पीच कुछ बदली हुई थी उनकी। इस बार हिंदू मुसलमान कम था, मंदिर मस्जिद भी कम था, ठोक देंगे, पीट देंगे, मिट्टी मिला देंगे, इस तब भी कोई डायलॉग नहीं था इस बार। देखिए, जब सियासत में बदले की भावना या दुश्मनी की भावना के साथ सरकारें नहीं आएंगी और वो विपक्ष से सहयोग मांगेंगी तो सहयोग मिलता है, और इस सत्र ने ये बात साबित की है। और यूपी की तरक्की और निर्माण में जो सरकार ने सहयोग मांगा था, वो सब ने उनको सहयोग दिया है। क्या योगी अपनी छवि बदलना चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मूल तो कोई खोता नहीं, सूद वसूलता है। योगी मूल रूप से हिंदुत्व के नेता हैं। क्यों मंत्री जी? ब्याज में थोड़ी बहुत कटौती कर दिए हैं, कहीं भाई 10 के बजाय 5 दे दियो। जर्नलिस्ट का एनालिसिस उससे शानदार बोले वीरेंद्र जी।
देखिए पूरी पिक्चर क्लियर कर दी उन्होंने। देखिए मीडिया क्या चाहता है, मीडिया नहीं चाहता कि जात पात पर बात हो, हिंदू मुस्लिम पर बात हो। मीडिया भी चाहता है कि सरकारें विकास पर बात करें और उसको ये अच्छा भी लगता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसी बातें आती हैं कि मीडिया कुछ दबाव में करता है और कुछ स्वेच्छा से करता है। आज स्वेच्छा से किया गया काम है। इस सत्र की जितनी सराहना की जाए वो सब कम है। वैसे ये पूजा पाल वाला बीजेपी क्या समय- कांड हो गया? जी, पूजा पाल वाला कांड हो गया। पूजा पाल को तो देखिए किसी मजबूरी में तो वो गई नहीं थी, पहले उनको छोड़ा था। जी, अब वो आज उन्होंने सरकार के कानून व्यवस्था पे काफ़ी तारीफ की अतीक अहमद पर, तो अब बीजेपी पता नहीं उनको टिकट देगी कि नहीं देगी। और इंद्रजीत सरोज के साथ वो आई थी, इंद्रजीत सरोज चुनाव उनको लड़ाए, उनके चुनाव में डिम्पल यादव प्रचार करने भी गई थी, अखिलेश जी भी गए थे, सब लोग गए थे लोग, तो उनकी भाई विधायक जी थी। अब वो इंद्रजीत सरोज को भी छोड़ गई और सपा को भी छोड़ गई। जी, कंक्लूड करें ये वीरेंद्र जी। तो अब मुक्त हो गई, आज़ाद हो गई। मैं एक बात कह रहा था कि बीजेपी ने 2027 का विजन रखा, अच्छी बात है। इन दिनों बीजेपी एक तिरंगा यात्रा चला रही है और उसका नाम है कि हर घर तिरंगा। तो एक कार्यकर्ता एक मंत्री जी के पास पहुंचा कि मंत्री जी, ये अपना कार्यकर्ता ये भी अपने घर पे तिरंगा लगाना चाहता है, इसके पास तिरंगा तो नहीं है, इसके पास तिरंगा तो है, घर नहीं है, तो ओके अगर कुछ इंतजाम हुए तो ये भी अभियान में शामिल हो समझ सकता गया है। मंत्री जी? है मंत्री जी, समझ गए। हर घर तिरंगा का मामला जी। ये है जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। कि तिरंगा है लेकिन घर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आज ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन गांव और शहर की इस सत्र की सरकार की एक छोटी सी बात और सुन लीजिएगा कि सारी सरकारें गांव की मजबूरी से तैयार हुई विकास की थाली को सबसे पहले शहरों के लिए परोसती हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से जनता के वोट से जीत के आती हैं, लेकिन शहरों का विकास ज़्यादा होता है। और उस थाली में सबसे पहले खाते हैं नेता और अधिकारी जी। और फिर अगर कुछ जूठन बच जाती है तो वो परोसा जाता है गांव को विकसित करने में। ये एक हकीकत है। लेकिन एक शेर सुनिएगा इसके साथ कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, और ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, और आंधी उड़ा के ले गई ये और बात है, और कहने को हम भी पत्ते थे मजबूत डाल के, और तुमसे मिला है प्यार सभी रत्न मिल गए, अब क्या करेंगे हम पूरा समंदर खंगाल के। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से फीडबैक, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है, सेकंड चरण हम शुरुआत करते हैं। संजय निषाद जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में मिनिस्टर हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। निषाद जी, समाजवादी पार्टी ने आपसे पहले राउंड में कुछ डिमांड की थी। मैं तो अभी जवाब दूंगा, लेकिन वीरेंद्र भाई के उस बात से सहमत हो जो उन्होंने कहा कि तिरंगा तो है लेकिन घर नहीं है। उसी को मैं दर्द है, उसी दर्द को लेकर मैं डॉक्टर से राजनीति में आया था, और वही मैं बोलना चाहता हूं सदन में कि उस दर्द को अंग्रेज़ों ने दिया, मुगलों ने दिया, कानून बना के उजाड़ा। 80% लोग आज के दिन में निषाद भूमिहीन हैं। इनके साथ और जातियां भी हैं जो उत्तर प्रदेश में 40% लोग भूमिहीन, जिसके बाद भूमि नहीं है, और एक कानून बनाकर अंग्रेज़ों ने उजाड़ा हो, जिसको कानून बना के उजाड़ा गया हो, देश आज़ाद कराया हो, और क्रिमिनल कास्ट घोषित इसलिए हुआ कि अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। तो तिरंगा पैदा करने वाले लोग ही तो बेघर हैं आज के दिन में। पाइपलाइन में पॉलिस, मैं नहीं कर रहा हूँ, अंथा समय अंगार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी ये कह रही है। तो अंग्रेजों ने गुस्से में अगर लिखा काला कानून, तो अंग्रेजों ने 36 में SC/ST तो एक्ट आप लाया। गठबंधन का हिस्सा हो, आपने क्या किया? इसीलिए तो मैं आप इसीलिए मिनिस्टर हो। सदन में जब बोलूंगा तभी काम होगा, कार्रवाई सदन में नहीं सर, आपने सरकार में बोलना चाहिए। मैं सरकार में तो बोलता हूं, लेकिन ये सदन से ही, सदन से OBC में नाम लाया गया क्या है। आपको
न्याय नहीं मिला? हम कह रहे हैं कि सदन से ओबीसी में लाया गया है, तो लाने वाले ये तो होना चाहिए ना कि अगर सदन से ओबीसी में लाया गया तो सदन में आवाज उठाए, वो ओबीसी से हटाया जाए। भाई 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने कह दिया, ये कौन हटाएगा? मैं थोड़ी हटाऊंगा। हम कह रहे तो जिनको हटाना है, आप मंत्रिपरिषद में कैबिनेट में हैं आप, हम कह रहे हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी की है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी है। मैं तो, हम जहां भी टेबल होता मैं तो वकील हूं, वकालत करूंगा। हम तो प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, नड्डा साहब को, मुख्यमंत्री को, भाजपा के कार्यालय पर, और सदन मिलेगा सदन में। लेकिन ये तो जानना चाहिए कि कौन कौन से लोग इसमें सहयोगी बन रहे हैं, कौन कौन से लोग रोड़ा हैं। ये तो जनता का जानने का हक है ना। इसीलिए जब सदन में मैं बोलता हूं कि हक मिलना चाहिए, संवैधानिक हक मिलना चाहिए, तो उसमें भाजपा भी, ऐसा नहीं मैं भाजपा की तारीफ वहां कर रहा था, मैं तो यही कह रहा था कि तो आप क्या बीजेपी के खिलाफ भी बोल सकते हैं? भाई मैं कह रहा हूं खिलाफ, मैं तो कह रहा हूं कि 43 सीट जो हारी है भाजपा, उस पर तो विचार करेगी कि नहीं करेगी। ये जातियों के लोग क्यों नाराज हो गए, क्यों लोग उदासीन हो गए कि जिनके लिए वादा किया जाता। तो आपको बुलाया था, आप बीजेपी के सपोर्ट में बात करोगे, मैं हूं तब भी, लेकिन निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवा। आप निंदक हो बीजेपी के? मैं मित्र हूं, सही बात बताऊंगा। मैं कहता हूं आज के दिन में सही बात बताने वाला ही मित्र माना जाता है, चाहे जिस छात्र है। मैं कहता हूं सही बात होगा, इन जातियों के साथ न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, बस में और कुछ नहीं। तो तकलीफ में है। देखिए माननीय मंत्री जी का जो विषय है वो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का विषय है, लेकिन आज जिस विषय पे आपने डिबेट आमंत्रित की थी और कांग्रेस और सपा ने उस पर गलत बयानी की, उस पर मैं कुछ 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। अभी कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रीय आय से उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय हो कम है। उत्तर प्रदेश की आय है, प्रति व्यक्ति आय है 1,08,572 रुपया, लेकिन ये जो राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं आधा सत्य बोलते हैं। 17 तक ये 54,000 थी। ये नहीं बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको दुगना कर दिया। अपनी बारी में बीच में नहीं, आप रेडी रहो, रेडी रहो, लगा दिया ना, इतना लगा। आप रेडी रहो। आप 94,000 बताए थे, 1,08,000 बता रहे हैं। अब आप डिफरेंस नहीं, 54,000 था, 17 में हमको प्राप्त था, आज 1,08,572 रुपया हो गया। ठीक, बजट में दुगनी वृद्धि हुई है, 4.87 लाख करोड़ रुपया हुआ है। तमाम जो आर्थिक पैमाने हैं, जो कानून व्यवस्था का विषय है, जितने भी आपराधिक घटनाएं हैं उसमें कमी आई है। यानी विकास और निवेश का एक माहौल बनाया गया। जब देश में 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी थी 60 साल में आई, 1 से 2 हुई 7 साल में, और 2014 के बाद 2 से 3 यानी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत बना 7 साल में जी। और जो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बना भारत केवल 4 साल में बना है। हमको 13वीं अर्थव्यवस्था दे के गए थे राहुल गांधी, जो मनमोहन सिंह जी और सब लोग अपनी बारी में नोट कर लो, मैं समय दूंगा। आज भारत 4थे स्थान पर खड़ा है। ये लोग केवल देश के मान सम्मान को कम करना चाहते हैं। जो भारत की जनता आज विकास में सहयोगी है, पूरे विश्व में हनक और धनक कायम है, उसके आत्मविश्वास पर राहुल गांधी विदेशी इशारे पर चोट पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए तमाम आंकड़ों पर झूठ बोलते हैं। ऑलराइट, मैं जरा इनको मौका दे दूं ताकि ये तुरंत की तुरंत बात हो जाए। ठीक, आप जवाब हम नहीं दे पाए, हमको इतना समय आपने नहीं दिया। सर समय है भी, थोड़ा सा वक्त है। पहली बात तो इन लोगों को समझ, सर 100 सेकंड में अपनी बात, हाँ, इन लोगों को समझने में दिक्कत है 100 सेकंड कि जो किसी भी राष्ट्र को जो पहला ट्रिलियन डेटा पर बात करना, डेटा पे बात कर रहा हूं, जो पहला ट्रिलियन बनाता है उसमें सबसे दिक्कत होती है। हमने 200 साल अमेरिका ने लगाया पहला ट्रिलियन बनाने में। मैंने जितना आंकड़ा दिया सही दिया कि नहीं? रुक जाइए, नहीं गलत दिया आपने, रुक जाइए ना। 3 से 4 साल में हुआ कि नहीं? भाई आप, अरे 2 से 3 जो है हमने नहीं रोका था बीच में। आप बोलो प्लीज बोलो। अमेरिका को, लेकिन रुक जाइए 100 सेकंड। अमेरिका को पहला ट्रिलियन बनाने में विदेशी इशारे पर अब देखिए, इनको पता है इनका झूठ सामने आ जाएगा। बोलो सर, रोज माफी मांगे जाएंगे। आप डिबेट करा दीजिए आर्थिक विषयों पे। हमने पहला ट्रिलियन बना लिया 60 साल से कम में। ठीक, उन्होंने 200 लगाया। नेक्स्ट, अमेरिका के यहाँ पहला ट्रिलियन बन जाता है 1 साल में, आप 4 साल में बना रहे हैं। एहसान नहीं कर रहे हैं। हमने आपको 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आंकड़ा इन्होंने बताया, हमने आपको 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी दी थी 2014 में। हमने आपको 2 व्यवस्था से 13 किसने किया? अरे भाई, आप 80 में चीन और भारत बराबर था। चिल्लाने से काम नहीं होगा। मैं झूठ मैं बता रहा हूँ ना, बताइए ना। आपको चीन और भारत 1980 में बराबर की अर्थव्यवस्था थी, आपको नाश करके दिया आपने। हमने 2.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी दी थी, आप दुगनी तो कर नहीं पाए। दुगनी तो कर नहीं पाए।
डेटा पर बात करो। दिया। एक सेकंड आप शांत हो जाओ, तो मैं इनसे पूछ लूं। हमने इन्होंने जो 2014 डेटा रखा वो सहमत है नहीं। विश्वास तोड़ सर के एक रख दिया सेकंड ना, कांग्रेस। आप बोलने दो 2004 सर। में हमको और आज विदेशी सर, आप फिर वही बोलने काम दो, हो रहा आप है। बीच में मत अभी बोलिए। सर जानते क्यों? नहीं, ये- आपको पता है तो झूठ इनका अरे मैं आत्मविश्वास नहीं चिल्लाने का एक कारण आप है, बोलिए। चिल्लाने का एक कारण है कि झूठ बाहर आ जाएगा। आप बताओ ना। हमको 2004 आप बताओ 1980 में भारत और चीन एक सर, आप समान बोलने की दो, उनको अर्थव्यवस्था एक थी कि नहीं थी? सेकंड- आप एक सेकंड तसल्ली रखो। 2000 आपने डेटा रखा, उनको बोलने दो। 2004 बोलो भगवान है, अपनी बात। हमारी- सर एक सेकंड एक रुक मिनट, जाओ। एक मिनट। सर एक सेकंड रुक जाओ। 2004 में 700 मिलियन की इकोनॉमी हमको मिली, हमने 3 गुना कर सर, दिया। डेटा पे आओ, आप हम पीछे डेटा मत में क्या, जाओ। हम डेटा में क्या सुनिए तो 10 साल में 3 गुना कर दिया हमने। आपको अरे अभी मैं 2.1 इसमें आओ, जो बोला आपने डेटा 94,000 की 1,08,000। इतना डेटा लेके मैं आया हूं 8 साल का। आपको समय दीजिए, मैं पढ़ दूं। ठीक है, इस पे करेंगे डिबेट। सुनिए, होता सर क्या- 10 सेकंड में बात अरे कंप्लीट होता करो। क्या है, टाइम कम है। 2024 एंडिंग इकोनॉमी में हम जो नेशनल एवरेज था हम 94,000 थे और वो 1,80,000 थे। आप ये बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि आप नेशनल एवरेज से इतना कम क्यों है? आप घुमा रहे हैं कि साहब 17 में ये था, 15 में था। you, आपके sir. पास सरकार है All ना, आप जवाब दीजिए। जी Alright, तो अब आप ये मुझे झटके से बताइए कि गरीबी जो कम करने वाले लोग हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से विजन डॉक्यूमेंट आया है, क्या वो समाजवादी पार्टी को विकास का मॉडल स्वीकार है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी विकास विरोधी पार्टी है। योगी जी के हाथ में निर्माण की कोई रेखा नहीं है। विनाश कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। बातें भाषण कुछ करवा लो। 24 घंटे का, अरे आपने मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी, 6-6 घंटे जाके सोना। विपक्ष को गए आप जग के बैठो। अरे कौन सी इमरजेंसी थी? आप 4 दिन तो का आपके यहाँ भी लगी थी सर। नहीं, कोई ड्यूटी नहीं लगी थी हमारे यहाँ। टाइम तय हुआ था कि इस समय ये बोलेगा, वो स्पीकर ने तय किया। लेकिन आपके मंत्री जब पूरा नहीं बैठ सकते, कौन सा विजन, आप विजन के प्रति सीरियस थे, पूरा सदन रहता, चर्चा होती। केवल सेंसिटाइज करना, न्यूज सेंसेशन फैलाना, हेडलाइन मैनेजमेंट, इसी पे चल रहा है और अब आगे नहीं चलेगा। अगला सवाल पूछिए आप। कुटुंब परिवार, अब वो तो शुक्ला जी परेशान हैं। विप्र परिवार, हाँ, कि ये सब परिवार जितने भी थे, मंत्री जी को सम्मानजनक विभाग नहीं मिला। ये बहुत मेहनत करके उसे आगे ला रहे हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट की महत्व कितना रहा है प्रदेश में, अब तक सब जानते हैं। किसी भी पीड़ित आप लोग कोई टच में है क्या? पीड़ित शोषित वंचित वर्ग के किसी भी नेता को, नहीं सुन लीजिए, किसी भी नेता को केशव मौर्य घोर भाजपा हैं, उनसे लेके सबको, सब लोग सम्मान धन्यवाद खोज रहे हैं। और टीवी में धन्यवाद आने के लिए अखिलेश जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बहुत बोलते हैं, शुक्रिया। सपा के बारे में बोलते हैं, ताकि एमआईएम थोड़ा के प्रवक्ता चर्चा आसिम वकार साहब मेरे साथ विभाग मौजूद। काम थैंक यू करने सर, का नहीं थैंक यू मिल रहा सर। है। वकार साहब, कुटुंब परिवार बन रहा है सर, विप्र परिवार बन रहा है सर, निषाद परिवार बन रहा है सर, राजभर परिवार बन रहा है सर। अरे आपका भी कोई परिवार बनेगा सर। नहीं सर, अगर निषाद जी अपने को बता रहे हैं कि मल्लाहों के नेता हैं, निषादों के नेता हैं, निषादों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फूलन देवी की लड़ाई जरूर लड़ते ही है। और ये फूलन देवी को मैं महान नेता मानता हूं, बड़ी नेता। निषाद जी तो उस वक्त कहीं कुछ थे ही नहीं, जमीन ही पर नहीं थे जब फूलन देवी को देश जान रहा था। जिस वक्त फूलन देवी को सांसद चुनाव लड़ी वो, और उनको दबे कुचले पिछड़े लोगों का वोट मिला, संजय निषाद जी थे ही नहीं उस वक्त सर। तो इनको भी चाहिए कि फूलन देवी की लड़ाई लड़ें। और अगर ये फूलन देवी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं तो फिर ये निषादों के नेता। अरे तो मुसलमानों की लड़ाई आप कब लड़ोगे सर? मेरी चिंता उस पर है सर। सर हम तो लड़ रहे हैं सर, आप हमारा साथ ही नहीं दे रहे हैं। आप साथ नहीं देने पर राजी हैं। आप सर साथ देते हैं मुसलमानों तो के सख्ती खिलाफ कर वालों देती का है साथ दे रहे हो तो सरकार। क्या नहीं, किया हम जाए? आपके साथ कोई चलने को परेशानी, हम तैयार है, अकेले जहां कहो आपके साथ हम चलने को अकेले हैं, तैयार सर। हैं। अरे वकार साहब, जब सरकार जुल ये है, साथ सर, देने की हम कोशिश अकेले करते हैं, हैं, सर, सरकार आप कहाँ साथ अरे दे रहे मैं हैं हमारा? वकार साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ हूं, जहां कहोगे चलूंगा साथ में। आज ही समय निर्धारित करिए संघर्ष का। बताओ कब चलना है आपके साथ? सर अब आपको सर हम आपको एक मौका जरूर देंगे हम। थैंक यू सर। और वादा है आपसे कि आपको अपनी लड़ाई में शामिल करेंगे और पूरा मौका देंगे। धन्यवाद इनको सर। भी चाहिए, बहुत देखना है सरकार कि की आप राजनीति लड़ाई में में भी। पास अरे होते मेरी हैं कोई या फेल दिलचस्पी होते नहीं, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिचर्चा को सारगर्भित तरीके से आयोजित होने का मौका दिया आपने, इसके लिए आप सबका बहुत विशेष शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद। ब्रेक के उस पार आपको जीनत सिद्दीकी मिलेंगी, जो बताएंगी कि शिवपाल यादव में ऐसा क्या खास है कि वो मुख्यमंत्री के ब्लू आइड बॉय टाइप हैं, और मुख्यमंत्री बिना शिवपाल की चर्चा किए अपनी कोई स्पीच उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उन्हें ख़त्म ही नहीं की। कुछ तो है। थोड़ी देर बाद